हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस का यूनिट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिशन साइकिलिंग ऐसे डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा यूनिट 2 है वो बेसिकली बेस्ड है रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर मैं इजीनेस की बात करूं तो यूनिट 1 से तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। इसमें एज सच कुछ भी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता है। इसमें हमने वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। बहुत ही आसान टॉपिक है मेरे हिसाब से। ये तो आधे घंटे के अंदर अंदर या फिर मैक्स टू मैक्स 40 मिनट के अंदर जो है ये पूरा का पूरा यूनिट जो है ख़त्म हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहला, सबसे आसान, तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज आसानी से रेप्लेनिश हो जाते हैं और जिनको रेप्लेनिश होने में बहुत कम टाइम लगता है, तो उनको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए कि जिनको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है रेप्लेनिश होने में, उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं ये अगर एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इनकी पर फिर भी कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन चलती रहती है क्योंकि आसानी से रेप्लेनिश हो जाते हैं। इसके एग्जांपल हो गए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और बहुत ही कम कार्बन एमिशन होता है इन सब में, और इनके कार्बन फुटप्रिंट्स भी इसलिए बहुत लो रहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए तो इनको हम इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लेते हैं पेट्रोलियम और कोल का। इनको हज़ारों हज़ारों साल लग जाते हैं कोल और पेट्रोलियम को बनने में, बट हम इसको यूज़ करते हैं और एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सालों बाद वापस जाकर ये रिप्लेनिश होंगे। तो इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंसिडर करते हैं। ये इनकी अपफ्रंट कॉस्ट जो है, जो स्टार्टिंग की कॉस्ट है, ये तो बहुत कम होती है, बट इनकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहती है। अब कुछ करंट सिनेरियोज देख लेते हैं कि इंडिया में करंट सिनेरियो ये है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करता है और इंडिया जो है सोलर एनर्जी में जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, मतलब एक ग्लोबल लीडर बन के उभरना चाहता है सोलर एनर्जी के केसेस में। इसलिए इंडिया इज़ हैविली इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और अभी इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो है 203.18 गीगावाट के आसपास है। और जो कि हमारी टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज़ है उसका 41.6% है। मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया उसका यील्ड हमें अभी 41.6% के आसपास मिल रहा है। और हम लोग की जो अचीव करने की मतलब जो हमने गोल रखा हुआ था कि हम ये अचीव कर पाएंगे 2026 या 27 तक, तो हमने एक्चुअली में 3 साल पहले ही जो है ये अपना गोल अचीव कर लिया, इतना गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का। उसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो रीन्यूएबल एनर्जी के कैपेबिलिटीज़ में इंडिया इज़ रैंक्ड फोर्थ इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब कि जितने भी मटेरियल्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर तो हो गया, लकड़ी, और जितने भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर। इसके बेनिफिट्स सब देख लेते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि टिम्बर मतलब लकड़ी, फ्यूल वुड्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद इकोसिस्टम सर्विसेज क्या देते हैं हमें फॉरेस्ट। सबसे बड़ा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर रहे हैं उसको फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने बाग्स में स्टोर करके रखते हैं उनको। और क्या करते हैं हम, जो बेसिकली CO2 जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वाटर रेगुलेशन, ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ट्रांसपीरेशन के थ्रू, उतना ज़्यादा वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हेल्प करता रहेगा। और सॉइल कंजर्वेशन, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, फॉरेस्ट जो बेसिकली रूट्स होती हैं वो सॉइल को दबा कर रखती हैं, तो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो इरोड नहीं होती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अनगिनत प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करती है, तो इससे बड़ा कंजर्वेशन क्या हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का। कल्चरल सर्विस क्या है कि बहुत ही, जैसे हमने सैक्रेड ग्रोव्स पढ़ा था पिछले यूनिट्स में, तो ये जैसे हमारे लिए भी जो, जैसे आप देखते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की पूजा करी जाती है, आम का जो पेड़ है उसके जो पल्लव होते हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है पूजा में, जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है पूजा में। और भी ऐसे बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं जिनके मेडिसिनल बिलीव्स और रिलीजियस बिलीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी से हमें कनेक्ट करता है। उसके बाद इसके थ्रेट्स क्या हैं कि किस किस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सबसे पहले कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन की, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं और लगाए नहीं जा रहे हैं। साथ साथ में टिम्बर एक्सट्रैक्शन, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन में ही आएगा कि हम लकड़ियों के लिए जो है बेसिकली पेड़ काटते जा रहे हैं। माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन, अगर फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट में माइन, हमें पता चल गया कि वहाँ पे हमें कोई बहुत ही ज़्यादा रेयर एलिमेंट का माइन पता चल गया, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे सारे के सारे फॉरेस्ट तो पहले काटे जाते हैं। और अगर इन केस कहीं पे डैम बनाना हो
तो डैम बनाने के लिए भी सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस करना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि उनको काटने की जगह उनको रीप्लांट कर दिया जाए कहीं से। बट बात ये है कि रीप्लांटेशन जो है बहुत ही बारीक काम होता है, इसमें बहुत सारे मशीन्स, हैवी मशीनरी की यूज़ होती है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग, पैसे दे के अप्रूवल ले लेते हैं कि हमें नेक्स्ट एनजीटी से या किसी से भी जाके अप्रूवल ले लिया कि हमें यहाँ पे ये काम करना है, और वो पेड़ काट देते हैं वहाँ से। बट क्योंकि रीप्लांटेशन अगर करेंगे तो हो सकता था कि कितना ज़्यादा, अगर उसके एक्सपोनेंशियल फ़ायदे होते हैं पेड़ लगाने के, तो उन्होंने वो एक्सपोनेंशियल फ़ायदे मिस कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन, तो हमने डिस्कस कर लिया। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स में आ गया कि सॉइल इरोजन, टॉप लेयर सॉइल की हट जाती है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लग जाती है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब वाटर साइकिल ऑल्टर्ड रहते हैं, मतलब बारिश जो रहती है वो मतलब नॉन डिपेंडेबल रेंस रहती हैं कि कभी भी बारिश हो गई, कभी हो ही नहीं रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, तो उससे होता है। और इफेक्ट्स ऑन ट्रैवल पीपल, क्योंकि जो जनजाति हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो इस केस में जो है ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स और कल्चरल हेरिटेज का लॉस होने लग जाता है। उसके बाद इनकी कंजर्वेशन अप्रोचेस क्या हो सकती हैं कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें, जितना ज़रूरी है उतना ही सामान यूज़ करें। प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, जैसे कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा और बायो रिजर्व्स के बारे में, तो उनमें जो जहाँ पे जिन क्या कह सकते हैं, जिन प्लांट्स की स्पीशीज़ को ज़रूरत है उनके लिए हम वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया रहता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे एक्ट्स हैं हमारे पास, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो ये काम करती हैं। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, जैसे आपने सुना होगा जो चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, कि वो पेड़ बचाने के लिए सारे लोग पेड़ से चिपक गए थे, तो ऐसे ही कम्युनिटी मूवमेंट्स की हमें ज़रूरत है। और हमें डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उसको जल्दी से जल्दी कम करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आते हैं वाटर रिसोर्सेज पे। वाटर रिसोर्सेज मतलब जितने भी ऑल फॉर्म ऑफ वाटर्स, चाहे वो ड्रिंकेबल हो या ना हो, जैसे कि सरफेस ग्राउंड वाटर जो है, जो ह्यूमन कंजम्पशन में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में सब जगह यूज़ किए जाते हैं, तो हमारे हो गए वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले आता है हमारे पास सरफेस वाटर, जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड। फिर आते हैं ग्राउंड वाटर्स जिनको हम कहते हैं एक्वाफायर्स। फिर आते हैं हमारे प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, और सॉइल मॉइस्चर भी, ये भी वाटर रिसोर्सेज में ही आते हैं। मेजर इसके इश्यूज़ क्या हैं कि इसका ओवर यूटिलाइजेशन होता है। भले ही हमारे पास हम 75% जो है अर्थ वाटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेसिकली जो है सारा ओवर एक्सप्लॉइट कर दें, क्योंकि उसमें से जो ड्रिंकेबल है वो भी बहुत कम मात्रा में है। मतलब ड्रिंकेबल तो मेरे हिसाब से 2 से 3% और धीरे धीरे डिग्रेड ही होता जा रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट, कि ड्रॉट मतलब क्या होगा, इरेगुलर रेन पैटर्न्स की वजह से ड्रॉट आ रहा है, और फ्लड मतलब हो गया कि बाढ़ आते जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें सीवियरिटी आ रही है, और जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है वो मैनेज नहीं हो पा रहे। फिर उसके ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे वाटर में, जैसे इंडिया में ही आप देखोगे तो तमिलनाडु में और शायद से केरला में वाटर डिस्प्यूट। उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटका में, आई थिंक सो, तमिलनाडु और कर्नाटका में है। और अगर आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान में, अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया ने विड्रॉ कर ली है। 1960s में ही थी वो ट्रीटी, और अब उसको विड्रॉ कर लिया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे तो इजिप्ट और जो हमारी सदर्न कंट्रीज़ कह रहा हूँ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा है ये। इजिप्ट में है। उसके बाद जैसे कि इथियोपिया जो है वो मोस्टली 80% ऑफ जो नाइल का पानी है वो इथियोपिया कंट्रोल करता है, और सूडान को डाइवर्ट करना पड़ता है, जो कि इजिप्ट में पानी का जो क्राइसिस है वो बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब इथियोपिया के पास मोस्टली कंट्रोल है नाइल का, और वो पानी डाइवर्ट हो जाता है सूडान की तरफ, जिससे इजिप्ट में जो है वाटर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ केसेस आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि जिनमें वाटर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, क्योंकि हो सकता है इन केस पूछते हैं। उसके बाद डैम कंस्ट्रक्शन, कि डैम कंस्ट्रक्शन जो है इसकी बेनिफिट्स क्या है, कि एक तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली बनाने का मौका मिलता है, मतलब एनर्जी सोर्सेज बनाने का मौका मिलता है। और वाटर जो है जो वाटर स्टोर करने की भी हमारे पास कैपेसिटीज़ बढ़ जाती हैं। बट इसके प्रॉब्लम्स कि लोगों का पलायन करना पड़ता है, लोगों को दूसरा अपना पूरा जगह छोड़ के जाना पड़ता है, और साथ ही साथ में इसके हैवी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। उसके बाद इसके कंजर्वेशन अप्रोचेस क्या है। कंजर्वेशन अप्रोचेस ये हैं कि हम वाटर को सेव करके रखें, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, और वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट एक तरीके का नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर रिवर होती है, और जितने भी वाटर यूटिलाइज प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे उसी रिवर में ही जाते हैं।
अब क्योंकि जो सॉइल होते हैं हमारे, जो एक्वाफायर्स होते हैं, उनके पास नेचुरल कैपेबिलिटीज़ होती है वाटर को प्यूरिफाई रखने का। तो जस्ट बिकॉज वो वाटर मूविंग है, स्टिल वाटर नहीं है, तो वाटर जो है वो साफ़ होता रहता है और उसके आसपास एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल वे ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द वाटर। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए जो कोई भी सस्टेनेबल वे हो सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास है वाटर शेड मैनेजमेंट। और वाटर हार्वेस्टिंग तो आपने देखा होगा कि जो जब बारिश हो रही होती है तो पानी जमा कर लेते हैं उसको, फिर बाद में आप हम उसको ड्रेनेजेस में यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो पौधों को पानी देने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। उसके बाद आते हैं मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल्स जो हैं बेसिकली रॉक्स, और मतलब जैसे बेसिकली मैं एक आपको बता देता हूँ, जैसे ओर्स होते हैं हमारे पास, और रॉक्स बेसिकली आप या मिनरल्स कह सकते हैं। तो जिन रॉक्स में से हम कोई एक पर्टिकुलर मिनरल इकोनॉमिकली मतलब प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रॉक में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स रहते हैं, बट जिसमें से हम वो प्रॉफिटेबली इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं उसको हम और कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेटेलिक मिनरल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि FeCuAl, मतलब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया। फ्यूल मिनरल्स हो गए जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। एक इसमें मेंशन नहीं है बट मेरे दिमाग में अभी आया, जो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो होता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो कि होता है UO2। ये इंडिया में तो मेरे हिसाब से सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, और हाँ झारखंड में पाया जाता है, थोड़ा बहुत मेघालय, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे पाया जाता है। बट UO2 जो है, इसी से हम U3O8 बनाते हैं, और इसी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्यूचर में मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होगी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस करी जाएगी। तो ये और अच्छा होगा कि हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और इंडिया जो है अभी करेंटली मेरे हिसाब से 1 मतलब लगभग 1.04 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो पिच ब्लेंड, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस नंबर को लेके, बट इंपोर्ट जो है वो उसका कॉस्ट बहुत हाई है जो पिच ब्लेंड इंडिया में इंपोर्ट होता है। बट इंडिया में आप जो है थोरियम रिजर्व्स बहुत, दुनिया में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट थोरियम रिजर्व्स हैं। और थोरियम रिजर्व से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5 ब्रीडर रिएक्टर्स चाहिए। और ये थोरियम रिजर्व्स जो है एक्चुअली में 1950s में ही इंडिया में डिस्कवर हो गए थे, बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनने लगे 2010 तक। हमारे पास एक कलपक्कम, तमिलनाडु में शायद से था, कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक्टिवेट भी था, बट उसके बाद से उसको बंद कर दिया गया। तो अभी हमारे पास कोई भी फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने थोरियम रिजर्व्स को न्यूक्लियर एनर्जी में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी तरीके से साइंटिफिकली अगर मतलब जो रिसर्चेज इस पर करी जाएँ, और अगर हमारे पास ऐसा कोई तोड़ निकल जाए कि हम थोरियम से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी ग्रेट फॉर अस। मतलब एक तो टेक्नोलॉजी बिकेगी, उसका पैसा अलग मिलेगा, और ऊपर से हमारे पास इतने ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ थोरियम रिजर्व है कि जो हमारा पूरा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर से जो है पूरा का पूरा हमारा ही उनके ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम अपने हिसाब से जो है अपने ले सकते हैं। आपने इस वॉर की सिचुएशन में देख ही लिया होगा कि सेल्फ रिलायंस जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी हमें। अगर सेल्फ रिलायंट हम रहते हैं तभी तो हम इतने सारे, हमारे पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम था, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इसलिए तो हम ये सब कर पाए। नहीं तो सोचिए किसी दूसरे देश का एयर डिफेंस सिस्टम रहता जो कि पड़ोसी मुल्क के पास था, तो उनके पास तो थोड़े दिन के बाद वो मिसाइल्स ही ख़त्म हो जाती। हमारे पास कम से कम ये तो है कि हमारे पास हमारे अपने मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो जैसे ही ख़त्म हुआ वापस से हमने उसको रिलोड कर दिया। इसलिए सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है। इन केस फ्यूचर में अगर थोरियम से हम लोग बिजली बनाने के लिए यूटिलाइज कर पाएँ, तो इट विल बी वेरी ग्रेट मूव। मतलब वन ऑफ द मेरे हिसाब से इंडिया के लिए माइलस्टोन मूवमेंट्स होगा उस टाइम पर ये। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं, जैसे कि लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों के क्या, जो वहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं उन सब के घर उजड़ जाते हैं। उसके बाद लैंडस्केप ऑल्टर हो जाती है, सॉयल और वाटर कंटेमिनेट हो जाते हैं, एयर पॉल्यूशन तो बहुत ही बड़ी चुनौती है उस टाइम तक। और जो है बेसिकली एक्वेटिक सिस्टम्स जो है, क्योंकि जब आप माइनिंग करते हो तो आसपास की वाटर रिसोर्सेज में जो है वो एसिडिक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो नॉन ड्रिंकेबल होने लग जाते हैं। और जो माइनिंग कम्युनिटीज़ में आप, ये तो सच्चाई है कि चीप लेबर के लिए वहीं के लोगों को उठाया जाता है, और उनकी इतनी बुरी दशा रहती है, इतनी बुरी दशा होती है वहाँ पे माइनिंग वर्कर्स की कि आप मतलब दयनीय दशा होती है। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट जो है इसका बहुत ख़राब होता है। उसके इसके सस्टेनेबल अप्रोच क्या है, अभी जो हमारी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ही ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अगर जिससे मिनिमम डिसरप्शन से हम माइनिंग कर पाएँ तो इट वुड बी ग्रेट।
उसके बाद जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जब वो माइन जो है रिक्लेम, मतलब वहाँ पे से जब तक हमने पूरा का पूरा उसको रिक्लेम कर लिया है, तो उसके बाद इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की भी जिम्मेदारी उसी की रहनी चाहिए जिसने वहाँ पे माइनिंग की थी। जैसे कोई कंपनी अगर वहाँ से माइनिंग का टेंडर लेती है तो ये उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो पेड़ लगा है पूरा लगा है और उसको एकदम से कन्वर्ट कर दे, उस बैरल लैंड को एक फलते फूलते जंगल में कन्वर्ट करने की भी जिम्मेदारी उसी कंपनी की रहनी चाहिए। उसके बाद जो रिकवरी मिली है मिनरल से और जो वेस्ट से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं उससे जो है इसके इकोनॉमिकल सस्टेनेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कुछ केस स्टडीज है जो हमें रखनी चाहिए, जैसे आयरन और माइनिंग है गोवा में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वेस्ट डंप्स में बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, एयर और वाटर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया था कि वहाँ की एग्रीकल्चर लैंड्स की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो स्टेट की इकोलॉजी, मतलब हम गोवा जानते हैं किस लिए, एक नेचुरल ब्यूटी के लिए उसकी जानते हैं, बीचेस के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी गोवा में बिकॉज ऑफ द आयरन और माइनिंग। मेरे हिसाब से अब इसके ऊपर जो है बहुत हद तक कमी आ गई है, क्योंकि गोवा की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं आयरन और माइनिंग को कंट्रोल करके रखने के लिए। उसके बाद आती है कोल माइनिंग झारखंड में। झारखंड में तो मतलब इट इज़ द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया, इतना ज़्यादा मतलब सारे दुनिया जहाँ के सब मिनरल्स जो हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं, बट फिर भी बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1971 हमारी जो है झारखंड और बिहार जैसे स्टेट्स की इतना ज़्यादा मिनरल रिच होते हुए भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है इनको एज इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। और जो कोल माइनिंग है झारखंड में, वहाँ की बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ करती हैं और उनके एंसेस्ट्रल लैंड पे वो करी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट, और जो माइनिंग होती है उसके बाद वहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, जो लैंड फर्टिलिटी है वो बहुत ही कम हो गई है, और जो आसपास के लोग हैं उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइमस्टोन क्वेरिंग, लाइमस्टोन क्या होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है, और क्वेरिंग मतलब बेसिकली जो जब हम स्टोन्स निकालते हैं तो उसको क्वेरिंग कहते हैं, मिनरल्स के लिए हम माइनिंग वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब उसको काट के वाटते हैं, शेप करते हैं, उसको बेसिकली क्वेरिंग कहा जाता है। तो इसकी वजह से हमारे जो ग्राउंड फ्लो पाथ्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सॉइल जो है एक्सेस में अल्कलाइन हो जाती है, अल्कलिन थोड़ी अल्कलाइन सॉइल्स चाहिए रहती हैं हमें, बट एक्सेस अल्कलिनिटी भी जो है वो प्लांट्स के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। उसके बाद पानी बहुत हार्ड हो जाता है, वाटर हार्डनेस इंक्रीज़ कर जाती है। साथ ही में जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जैसे कि स्प्रिंग्स, वेल्स, एक्वाफायर, उनकी वाटर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। और जो आसपास के एग्रीकल्चर लैंड्स हैं और जो नियर बाई कम्युनिटीज़ के लिए जो वाटर रिसोर्सेज थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फूड रिसोर्सेज। जितने भी एडिबल मटेरियल हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमें, उसको हम फूड रिसोर्सेज कहते हैं। वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स, दुनिया में जो है खाने से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है कि डिस्पाइट ग्लोबल फूड सरप्लस, अभी भी हंगर और मेल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग ग्लोबल चैलेंज। और क्योंकि जो फूड रिसोर्सेज है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो सप्लाई चेन्स में जो इतना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फूड वेस्टेज होता है, खासकर कि जैसे कोल्ड स्टोरेजेस जो हैं, और जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में जैसे सब्जियां इधर से ट्रांसफ़र करी जाती हैं, उसमें इतनी ज़्यादा फूड का वेस्टेज हो जाता है जिसकी वजह से हमें ख़रीदना भी महंगे दामों में पड़ता है और वो बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। और साथ ही साथ में जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी फूड सिस्टम्स हैं जो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर क्लाइमेट चेंज में इतना ज़्यादा चेंज आते रहेगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल चैलेंजेस क्या हैं कि ओवर ग्रेजिंग, बेसिकली ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा जो हल्की हो जाती है, क्योंकि घास जो है वो सॉइल को बांध के रखती है खुद से। जब हम ओवर ग्रेज करते हैं तो उसकी टॉप लेयर जो है जिसमें सारा का सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है वो सारा हट जाता है और वो सॉइल इरोड हो जाती है। उसके बाद हम एक ही चीज़ें उगाते जा रहे हैं, मतलब एक बार मतलब या तो चावल उग रहा है या तो धान उग रहा है, कोई दूसरी तरह की क्रॉप ही नहीं उगाई जा रही है, जिसको मोनोकल्चर कहते हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का जो है वो बेसिकली डेफिशिएंसी होने लग जाती है सॉइल में। और वो इन कमिंग टाइम्स, मतलब आने वाले समय में जो है ये बहुत ज़्यादा ही कंसर्निंग बात है, क्योंकि अगर हम कैश क्रॉप्स और दूसरी क्रॉप्स पर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ सस्टेनेंस के लिए एग्रीकल्चर करते रहेंगे तो ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, और दूसरा जो फार्मर उसको उगा रहे हैं उसके लिए भी इकोनॉमिकली बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है ये। उसके बाद एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जब यूज़ करते हैं तो उसे यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम, और खाने में बायोमैग्निफिकेशन जिसको हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन वो बहुत सारे प्लांट्स में थी, फिर उसको थोड़े से क्या कहते हैं जानवरों ने खाया, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई सेकेंडरी कंज्यूमर में, और हम तो टर्शरी कंज्यूमर हैं।
टर्शरी कंज्यूमर में हम लोग जब जब सेकेंड टर्शरी मान लो, सेकेंडरी मान लो, अगर जिस हिसाब से आप ह्यूमंस को कंसिडर करते हैं, तो अगर हम उसमें ऊपर जाएं तो और हमारे पास जो है बायोमैग्निफिकेशन, मतलब इस केमिकल का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है और टाइम टू टाइम इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। वाटर लॉगिंग का मतलब पानी का एक जगह जमे रह जाना, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल क्वालिटी ख़राब हो जाती है और सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद इसके अप्रोचेस क्या हो सकते हैं? अप्रोचेस ये है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स पे जाएं, जैसे कि इंडिया में दो स्टेट्स हैं, सिक्किम और मिज़ोरम। ये टोटली 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते हैं। उसके बाद कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, मिनिमम क्रॉप टिलेज हो गया, सॉइल कवर्स, क्रॉप रोटेशन तो मतलब हो गया कि एक बार हमने ये वाली क्रॉप उगाई तो इसमें ये पर्टिकुलर मिनरल्स की कमी हो गई, तो अब हम इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा देते हैं, तो वापस से नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा सॉइल में। अगली बार इसमें वापस से कोई दूसरी सॉइल लगा देंगे, दूसरी क्रॉप लगा देंगे। हमारे पास ये वाली लैंड है, इसमें हम कैश क्रॉप्स उगाएंगे। कैश क्रॉप्स में आज के टाइम पे जैसे हॉब्स हो गए, जो बियर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और हमारे पास एलोवेरा हो गया, जोजोबा हो गया, ऑलिव्स हो गई, ये सब कैश क्रॉप्स होते हैं। इनमें थोड़ा सा इंटेंसिव जो होता है इनका लेबर होता है, बट इनकी जो आने वाले टाइम में रिटर्न्स जो रहेंगे वो एकदम एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि हमारे देश में जो फार्मर्स हैं वो एंसेस्ट्रल फार्मिंग करते आए, मतलब उनके दादा परदादा सब वही फार्मिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ज़्यादा इन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया ही नहीं, और करेंगे भी कैसे? उतना पैसा ही नहीं है कि वो इससे एक्सपेरिमेंट कर पाए, क्योंकि इन केस अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से कैश क्रॉप्स के ऊपर उतनी सब्सिडी भी नहीं है, और अगर होगी तो सॉरी मेरे नॉलेज में नहीं है, तो जिसकी वजह से वो लोग ये रिस्क ही नहीं लेते हैं कि ताकि वो ये वाले कैश क्रॉप्स जो है वो इसलिए उगाते ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं कि हम ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस फूड सिस्टम की तरफ शिफ्ट करें, रैदर दैन कंज्यूमिंग हैवी प्रोसेस्ड एंड हाईली जो प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड रहता है उससे, तो उससे फूड वेस्टेज भी कम होगी, क्योंकि एक तो वो पैकेजिंग में इतने ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल तो हमारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट तो पड़ता ही है, और वो चीज़ें खाने पे जो हमारी बॉडीली इफेक्ट्स जो आते हैं वो भी बहुत ख़राब है। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हमें जिन जिन प्रोडक्ट्स से, जिन जिन रिसोर्सेज से एनर्जी मिल सकती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर प्लांट्स, इन सब से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये सब हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अब इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्लोबली पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वैसे पर कैपिटा एनर्जी जो हमें चाहिए वो भी बढ़ती जा रही है, और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड्स भी वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे अर्बनाइजेशन तो बेसिकली अब इम्पॉसिबल है रोकना, अर्बनाइजेशन होके ही रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो साथ ही साथ में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और वो ऑब्वियसली जो है वो धीरे धीरे वो लोकल एरिया जो है वो अर्बनाइज होने लग जाता है। दिस इज़ हाउ अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद आते हैं हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपको पता ही है, जैसे कि सोलर हो गया, जियो थर्मल हो गया, विंड हो गया, या तो बायोगैस जो होते हैं, ये सारे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। और ये इंडिया की टोटल 46.3% जो टोटल कैपेसिटी जो है अभी, उसमें हम 203.18 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये हमारी टोटल का भी 46.3% कैपेसिटी। उसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नेचुरली जो अभी हमारे पास मोस्टली जो हमारे एनर्जी है वो इसी से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मतलब हम ये जलाते हैं, कोल जलाते हैं, इससे हीट प्रोड्यूस होती है, और हम वो स्टीम जो बेसिकली हमको क्या घुमाना, हमें तो टरबाइन घुमाना है, कैसे भी करके हमें टरबाइन, हम मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिक यही हो रहा है। कोल जला के, पेट्रोलियम जला के, नेचुरल गैसेस जला के हम ये काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की जहाँ तक बात आती है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी यू कैन एवर थिंक ऑफ। नाम सुन के लगता है ऐसा, बट अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं और अब जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रोसीजर जो रहते हैं वो पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसे कि शर्नोबिल हो गए या फुकुशिमा, या फिर जापान में तो दो दो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर चुके हैं। एक का नाम तो फुकुशिमा जो है 2011 में हुआ था, जब उस वहाँ पे सुनामी आई थी, और दूसरा वाला अभी कांट थिंक ऑफ इट। बट जैसे जैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुए ना, और रेडिएशन का जो दिक्कत हुआ, तो उसमें जो है जिसकी वजह से थोड़ी रिलायबिलिटी इस पे जो जनता में कम होती जा रही है, इसलिए इंडिया में भी आप देखोगे मेरे हिसाब से वर्किंग जो है वो 6 से 7 ही वर्किंग हमारे पास अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। बट हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है इनकी, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक कोल और पेट्रोलियम पर जो है वो नहीं रह सकते। और सोलर जो एनर्जीज़ हैं वो तो बड़ी मतलब टाइम के साथ वो बहुत ही जल्दी उनका जो हमें एनर्जी आउटपुट जो मैक्सिमम मिलने लगता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
तो मेरे हिसाब से फ्यूचर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में ही रखा हुआ है, और हमें इस पे ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए। इसमें अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज दे रखे हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर्स। जैसे स्मॉल स्केल मतलब हो गया कि जहाँ पे हमने एक छोटा डैम कंस्ट्रक्ट करके वहाँ से हम टरबाइन चला रहे हैं, इन केस ऑफ मेकिंग अ बिगर डैम दैट विल डिसरप्ट द होल इकोसिस्टम। उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेस्ड कार्स भी आ गए हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है वो खुद एक हाइड्रोजन बेस्ड कार जो है वो ड्राइव करते हैं। बट अभी जो है उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है, क्योंकि वो अभी आप देख सकते हैं, आप पेट्रोल पंप पे जाके हाइड्रोजन तो नहीं भरवा सकते अभी। और सेम विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी है इंडिया में। जब तक आप जैसे पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में, उतने ही जगह उतनी ही डिस्टेंस या फिर उससे ज़्यादा कम डिस्टेंसेस पे डेंसिटीज़ पे हमारे पास जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस नहीं रहेंगे, ईवीज जो हैं वो कार सेगमेंट में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। टू व्हीलर्स में ऑब्वियसली हो जाएंगी, क्योंकि उसमें आप दिन का अगर आपको डेली कम्यूट करना है तो फिर मैक्स टू मैक्स 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर होता है, और आजकल सारी की सारी बाइक्स या स्कूटीज में 100 किलोमीटर की रेंज रहती है। अब उसको घर पे आके चार्ज करिए, सुबह तक 100 हो जाएगा, वापस चलाइए। बट इन कार्स दिस विल नॉट बी फ्रूटफुल। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है, आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो जब तक वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन ही नहीं रहेंगे और फास्ट चार्जिंग स्टेशन नहीं रहेंगे, तब तक जो है वो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल एनी मोर। अब आते हैं अर्बन एनर्जी चैलेंजेस क्या होते हैं, कि जैसे जैसे क्योंकि अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई रहती है, तो इसलिए उनकी एनर्जी डिमांड भी बहुत हाई है। साथ ही में एनर्जी प्रोडक्शन से एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। हीट आइलैंड इफेक्ट ये कहते हैं कि जैसे ही अर्बनाइजेशन होता है और टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, टेम्परेचर राइज की वजह से वहाँ पे दे बिकम अ बेसिकली हीट आइलैंड, वहाँ पे हीट ट्रैप होने लग जाती है, क्योंकि घर इतने सारे बने हुए हैं, कहीं पेड़ नहीं लगा हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं है सिटी की ढंग से, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट जो है ऑटोमेटिकली जो है टेम्परेचर राइज करने लग जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप शहर से अपने जब आप जहाँ पे रहते हो और वहाँ से जब आप गाँव जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको इतना एकदम सुकून मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं खुल के सांस ले पा रहा हूँ। खास करके जब मैं दिल्ली से अपने गांव जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मेरी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, और आपको लगेगा कि आप खुल के सांस ले पा रहे हैं, पहली बार अच्छी हवा में सांस ले पा रहे हैं। बट आप अर्बन एरियाज़ में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी जो है वो भी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कि हमारी जैसे दिल्ली मेट्रो का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर दिल्ली मेट्रो ना होती तो मुझे अभी तक पूरा विश्वास है कि दिल्ली जो है वो एक बहुत बड़ी स्लम में कन्वर्ट हो गई होती। पूरी दिल्ली जो है एक स्लम में कन्वर्ट हो गई रहती। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिल्ली मेट्रो की अभी तक जो है वो दिल्ली सर्वाइव कर रही है। तो वो काम किस पे करती है, दिल्ली मेट्रो को तो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पे बेसिकली। अब तो सारी हमारी मोस्टली ट्रेन्स भी इलेक्ट्रीफाइड ही हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करती हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से, उसके लिए भी तो हमें जनरेट करना पड़ेगा पहले। और जैसे कि अभी आप देखते हैं डीटीसी बसेस, तो डीटीसी बसेस में मोस्टली बसेस अब वो इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशंस हैं, वो भी तो अभी एनर्जी जो आ रही है वो भी तो किसी थर्मल पावर प्लांट से ही आ रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है अर्बन एरियाज़ में। उसके बाद हमारे पास आते हैं लैंड रिसोर्सेज। जो हमारे लैंड होता है जिसमें सॉइल, टोपोग्राफी, वाटर बॉडीज, मिनरल और जितने भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स दैट मतलब दैट फॉर्म द टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, वो सारे हमारे लैंड रिसोर्सेज में होते हैं। और इसका बेसिक क्या क्या होता है लैंड रिसोर्सेज का, कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट, और साथ ही साथ देखा जाए तो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। एक इसकी प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि लैंड की क्वालिटी, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत कम हो जाना। अब इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड जो है मोस्टली जो है वो गेंजेटिक प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में देखा जाता है। अगर हम वेजिटेटिवली देखें कि फर्टाइल लैंड जितनी जो है वो गेंजेटिक प्लेन्स में देखा जाता है और कोस्टल प्लेन्स में देखा जाता है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता है कि इंडिया में 32% ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है। और जो इस 32% में जो 25% है इसका, वो डेजर्टेशन डेजर्टिफिकेशन, मतलब कि वहाँ से पेड़ ही खत्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसके प्राइमरी जो सोर्सेज हैं दैट आर सिमिलर टू एवरी अदर सोर्सेज: डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर या जिसको हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं, और क्लाइमेट चेंज जो है। लैंडस्लाइड्स, मैन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहे हैं इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स? आप देखते हैं उत्तराखंड में आए दिन लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे वैसे ही टेक्टोनिक शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वो बहुत पहाड़ होते ही ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बेसिकली दो टेक्टोनिक प्लेट्स कभी मर्ज करी रहती हैं और वो ज़मीन ऊपर उठ जाती है, तो वो पहाड़ बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वो अनस्टेबल रहता है। और वहाँ पे जब आप बहुत सारी हाई डेंसिटी में बिल्डिंग्स बनाने लग जाएं और उसको एज और वहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी में रहने लग जाएं, तो आपको वहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर तो बनाना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उनका जो इकोसिस्टम है वो तबाह होने लगता है और धीरे धीरे जो है
वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जैसे केसेस जो हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्लाइमेट चेंज जैसे ही होता है तो वहाँ वैसी जगहों पे एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रेनफॉल होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है और वो धीरे धीरे करके लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? टॉप सॉइल का हट जाना जो है वो सॉइल इरोजन कहलाता है। इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है, वाटर बॉडीज़ में सेडिमेंटेशन बहुत बढ़ जाती है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। उसके बाद आता है डेजर्टिफिकेशन, पेड़ काटना, मतलब सॉरी, पेड़ काटते काटते जब जैसे ही हमारी सॉइल की जो अपर लेयर है वो ख़त्म होने लग जाती है और पूरे की पूरी उसकी एग्री जो कल्टिवेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में शायद से आपको गोबी डेजर्ट का एग्जांपल दिया था, जो कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से कन्वर्ट हो गया डेजर्ट में, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से चाइना का तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो गोबी डेजर्ट ही है। और यहाँ पर बस ख़त्म हो गया सारे के सारे। अब एक बार देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, माइनिंग और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जो फूड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पढ़ा, और इंडिया में कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन है उसके बारे में पढ़ा, और लैंड डिग्रेडेशन जो होती है, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, इसके बारे में देखा। मेरे हिसाब से आपको मोस्ट ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है। और बहुत ही इजी है। आगे की जो 2 यूनिट्स हैं उनमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, बट मैं आपको समझा दूंगा आसानी से। बहुत ही ज़्यादा आसान यूनिट्स हैं वो दोनों भी, कंपैरेटिव टू यूनिट 1 एंड यूनिट 2। थोड़ी सी हो सकता है आपको मुश्किल लगे, बट मतलब बहुत ही आसान है। और तब तक के लिए आप जो यूनिट 1 यूनिट 2 रिवाइज कर सकते हैं, और चाहे तो जो PYQ वाला मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है वो भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नोट्स की जहाँ तक बात है, तो नोट्स जो जिस नोट से अभी आपने पढ़ा है मैं उसी को अपलोड कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और PYQs का भी और जितने भी नोट्स हैं उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट वंस। और आपको अगर कुछ और चेंजेस इसमें करने हैं, कुछ आपको लगा कि यहाँ पर मैं ये ऐड कर सकता था, फील फ्री टू कमेंट। और तब तक के लिए जस्ट कीप रिवाइजिंग, और दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ नाउ।